नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बजने वाले हैं और समय हो रहा है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, वहां आप वोट करते हैं और नतीजे हम आपको दिखाते हैं आपके कार्यक्रम जनमत में। जी हां, जहां पर हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे, जल्दी से उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि कौन से वो विषय होने वाले हैं जिनके बारे में चर्चा की जाएगी। जी हां, रूस की बात करेंगे। रूस में हमले के पीछे आखिर कौन है वो गुनहगार? क्या इसके पीछे यूक्रेन का हाथ है? ये आपको हम बेहतर ढंग से बताएंगे। हमारे रिपोर्ट में देखिएगा, हमारे पैकेज में देखिएगा, अच्छे समझाया जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले फ्लोर ग्राफिक्स की। जी हां, कमल हसन शर्म करो, जिस तरीके की बात इन्होंने कही है और जिस तरीके का आरोप इन्होंने लगाया है और जो इन्होंने कहा है, जो तमिलनाडु हुश ट्रेजेडी, जहां पर शराब पीने से लोगों की मृत्यु हुई है, उसके ऊपर आपको एक विश्लेषण दिखाएंगे, एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां पर इन्होंने जो मरे हैं, जो विक्टिम्स हैं, उन्हीं को आरोपी बना दिया गया है इनके द्वारा। ये बताएंगे। फिर आगे, जी हां, अरमान मलिक का घटियापन। ये व्यक्ति दो बीवियां लेकर अब जाएगा बिग बॉस में। अब बिग बॉस में जाएगा तो इसका विरोध होना शुरू हो गया है। क्या यह चित्रण भारतीय समाज में किया जाएगा? क्या दो बीवियां लेके घूमता हुआ यह आदमी बिग बॉस में जब आएगा तो इससे अच्छी शिक्षा देश के परिवारों को मिलेगी? ये संस्कार दिए जाएंगे क्या? इसका विरोध हम तो करते ही करते हैं और मीडिया जगत के साथ साथ फिल्म जगत में भी इसका विरोध हो रहा है। वो बताएंगे कैसे विरोध हो रहा है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे शपथ पर संग्राम। जी हां, पहला दिन है सत्र का और उसी में हंगामा हो गया। अब हंगामा है क्यों बरपा, ये आपको बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे। बने रहिए जनमत में। और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगले फ्लोर ग्राफिक्स में हम बात करेंगे निर्भया की जगह तुम होती। और ये जिस तरीके से इन्होंने योगा किया था गोल्डन टेम्पल में और उसके बाद इनको धमकियां मिलने लगी और इस लेवल की धमकियां मिलने लगी कि बिल्कुल अब शर्म आने लगी है उन लोगों की सोच के बारे में जब हम सोचते हैं। और एक जत्थेदार ने यहां तक कह दिया कि भाई, अंधविश्वास में हम विश्वास नहीं रखते। अब ये कौन से लोग हैं, क्यों ऐसी विचारधारा इनके मन में आ गई है और कितना जहर भरा जा रहा है, इसका भी विश्लेषण आपको देखना जरूरी है। चलिए, जनमत में खबर की शुरुआत करेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल और 18वीं लोकसभा के पहले सत्र से। आज प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल और 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो गई है। इस दौरान राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले बीजेपी सांसद भृतहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने का आह्वान किया, लेकिन इससे पहले पीएम मोदी का संबोधन हुआ। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में आज का दिन गौरवमय है, यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारे अपने नए संसद भवन में यह शपथ हो रही है। अब तक यह प्रक्रिया पुराने संसद में यानी पुरानी संसद में होती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का स्वागत करता हूं। संसद सत्र से पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष ने हमेशा निराश किया है। आपातकाल लोकतंत्र पर एक धब्बा है, यानी इमरजेंसी की याद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलाई, जो कि कांग्रेस के काल में आई थी। इसलिए मतलब आप समझिए कांग्रेस पर किस तरीके से निशाना साधा है। वो कांग्रेस जो हार के भी कहती है कि हम जीत गए और पीएम मोदी को कहते हैं कि भाई आपकी नैतिक हार हुई, आप जीत के भी हार गए। उस विपक्ष पर कुठाराघात किया है, हमला किया है, आपातकाल का जिक्र किया है पीएम मोदी ने। बात करें 18वीं लोकसभा की, तो 18वीं लोकसभा में सदन का नजारा भी इस बार बदला हुआ होगा। अब तक सदन में कुछ बेंचों तक सिमटा रहने वाला विपक्ष इस बार लोकसभा में काफी मजबूत स्थिति में दिखेगा। मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन तक नहीं बन पा रहे थे ये पिछले 10 सालों से, अब थोड़ी मजबूती आई है और तारीफ के काबिल चलिए विपक्ष भी कहला सकते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, एक ऑपोजिशन आ गई है। जहां इस बार उसकी कुल संख्या 234 होगी। इनमें से 99 सदस्य अकेले कांग्रेस के हैं। वहीं सदन में सत्ता पक्ष की संख्या 293 की होगी। इनमें अकेले भाजपा के 240 सदस्य होंगे। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, ताकि आप और बेहतर से इस पूरी स्टोरी को समझें और एक रिपोर्ट को देखेंगे, तभी आप जानेंगे कि असली में हो क्या रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल और 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो गई है।
राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने का आह्वान किया। आज करीब 280 नवनिर्वाचित सांसद शपथ ले रहे हैं, जबकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत बाकी 260 सांसद कल शपथ लेंगे। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में आज का दिन गौरवमय है, यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारे अपने नए संसद में यह शपथ ग्रहण किया जा रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने संसद में होती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का स्वागत करता हूँ। संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है, यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। संसद सत्र के पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष ने हमेशा निराश किया है। आपातकाल लोकतंत्र पर एक धब्बा है। आज हम 24 जून को मिल रहे हैं। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजादी के बाद यह दूसरी सरकार है जिसे लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। उन्होंने मीडिया से कहा कि यह अवसर 60 साल के बाद आया है। जब लोगों ने तीसरे कार्यकाल के लिए किसी सरकार को चुना है तो इसका मतलब उसकी मंशा पर मुहर है, उनकी नीतियों और उनके समर्पण पर मुहर है। मैं इसके लिए लोगों को धन्यवाद देता हूँ। यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है। और यह अवसर 60 साल के बाद आया है। बात करें 18वीं लोकसभा की, तो 18वीं लोकसभा के सदन का नजारा भी इस बार बदला हुआ होगा। अब तक सदन में कुछ बेंचों तक सिमटा रहने वाला विपक्ष इस बार लोकसभा में काफी मजबूत स्थिति में दिखेगा, जहां इस बार उनकी कुल संख्या 334 होगी। इनमें 99 सदस्य अकेले कांग्रेस के हैं। वहीं सदन में सत्ता पक्ष की संख्या 293 होगी। इसमें अकेले भाजपा के 240 सदस्य होंगे। लोकसभा सत्र में विपक्ष इस बार अपनी बढ़ी हुई शक्ति का एहसास कराने से नहीं चूकेगा। यही वजह है कि विपक्ष ने सत्र के पहले परीक्षा में गड़बड़ी, अग्निवीर और प्रोटेम स्पीकर जैसे मुद्दों को लेकर आक्रामक रुख दिखा सकता है। यही वजह है कि विपक्ष ने सत्र के पहले ही परीक्षा में गड़बड़ी, अग्निवीर और प्रोटेम स्पीकर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आक्रामक रुख दिखाया है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में भी सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर सकता है। वैसे भी वह पहले ही सत्ता पक्ष के सहयोगियों को लोकसभा अध्यक्ष पद की मांग के लिए उकसाने में लगा हुआ है। और इस 18वीं लोकसभा में सांसदों की शपथ के दौरान भी इंडी गठबंधन के नेताओं ने संसद परिसर में संविधान की प्रति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहला संबोधन संसद से बाहर, उन्होंने अपने 4 मंत्रियों को साथ में रखा पर कोई भी एनडीए पार्टनर को नहीं रखा। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी के दौर तो याद दिलाया जो उन्होंने पिछले 3 टर्म में एटलीस्ट 3000 बार याद दिलाया होगा जनता को, पर जो एजुकेशन इमरजेंसी देश में लगी है, क्योंकि युवाओं से खासकर कह रहे हैं, आप याद रखिएगा, युवा आपसे पूछ रहे हैं कि जो देश में एजुकेशन इमरजेंसी लगी है, जहां पे एग्जाम रद्द हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है और आपसे और आपके एजुकेशन मिनिस्टर से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जा रही है, ये कहाँ तक सही है? जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन
ओथ लेते हुए हमने मोबाइल हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। जनता हमारे साथ थी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। चलिए, आपने खबर देखी, विस्तार से समझा खबर को। अब इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आएगा और आपको बताएंगे कि आपने क्या उत्तर दिया है जनमत में, क्योंकि हर पोल आपकी बात कहता है। एक टेक्निकल की आपको बताएंगे क्या पोल के माध्यम से हमने आपको बताया शांतिपूर्ण चल पाएगा 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, ये हमने आपसे प्रश्न पूछा था। तो आपने जो उत्तर दिया वो आपको बता देते हैं। वो हाँ में आया 32% और ना में आया 68%, यानी कि हाँ बोलने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, इस बार शांतिपूर्ण नहीं चल पाएगा 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, और ये ज्यादा लोग जानते हैं और ये समझते हैं कि भाई इस बार का जो सत्र है वो शांतिपूर्ण नहीं होने वाला। तो हर खबर पर पोल के माध्यम से हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर आप देते हैं और उसी का जो है एग्जैक्ट हम आपको परसेंटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर बताते हैं। लीजिए एक बार फिर से, पिछले बार थोड़ा सा एरर हुआ था, फिर से आपको दिखा रहे हैं। शांतिपूर्ण चल पाएगा 18वीं लोकसभा का सत्र, तो ये हमारा प्रश्न था। 62%, 62% लोगों ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। 38% लोगों ने बोला हाँ ये चल पाएगा। बहुमत ये मानता है कि भाई नहीं चल पाएगा, लेकिन काफी लोग कहते हैं हाँ चल जाएगा। चलिए जनमत में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रूस पर हुए आतंकी हमले की। रूस के दक्षिणी दागिस्तान क्षेत्र में रविवार को आतंकवादियों ने हमला कर दिया, खतरनाक हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में हमलावरों ने भीषण गोलीबारी की। आतंकियों ने अपने इस हमले में चर्च और पुलिस चौकी को अपना निशाना बनाया। वहीं इस हमले में पुलिसकर्मियों में एक पादरी और नागरिकों सहित कम से कम 19 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने माखचुकाला में 4 और डरबेंट में 2 बंदूकधारियों को मार गिराया है। दागिस्तान के गवर्नर सरगई मेलिकोव ने सोमवार तड़के एक वीडियो बयान में यह बताया कि बंदूकधारियों ने 2 शहरों में 2 गिरजाघरों यानी 2 चर्चेज में एक यहूदी उपासना गृह साइनागॉग और एक पुलिस चौकी पर गोलीबारी की है। रूस की राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी समिति ने बताया कि यह हमले मुख्य रूप से मुस्लिम क्षेत्र में हुए, जहां सशस्त्र चरमपंथ का इतिहास रहा है। उसने इन हमलों को आतंकवादी कृत्य बताया है। इस घटना के बाद इस क्षेत्र में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को शोक दिवस घोषित किया गया है। आखिर क्या है पूरा घटनाक्रम, देखिए हमारी खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। रूस में 23 जून 2024 को दक्षिणी प्रांत दागिस्तान के 2 शहरों माखचकाला और डरबेंट में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 15 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। एक पादरी का सिर कलम कर दिया गया और 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में रूस के सुरक्षा बलों ने भी 6 बंदूकधारियों को मार गिराया। आतंकियों ने 2 ऑर्थोडॉक्स चर्चों, एक यहूदी प्रार्थना घर और एक पुलिस चौकी पर हथियारों से लैस होकर हमला किया। अटैक में मरने वालों में ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरी भी थे। आतंकियों ने उन्हें गला काट कर मारा। चर्च के बाहर तैनात सुरक्षा गार्ड को भी मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं रूसी यहूदी कांग्रेस ने इस संबंध में बताया कि डरबेंट और माखचकाला में एक सिनेगॉग पर हमला किया गया। डरबेंट के सिनेगॉग में जब हमला किया गया उसके 40 मिनट पहले प्रार्थना हो चुकी थी और वहां कोई मौजूद नहीं था। हमलावरों ने मोलोटोव कॉकटेल बम से सिनेगॉग की बिल्डिंग पर आग लगा दी।
इस दौरान बाहर खड़े पुलिसकर्मी और सुरक्षा गार्ड हमले में मारे गए। इस पूरे हमले पर अभी तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन टास ने बताया कि हमलावर एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के सदस्य थे। वहीं रूस ने हमलों के पीछे यूक्रेन और नेटो देशों को जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले रूस में मार्च में आतंकी हमला हुआ था। उस हमले में 143 लोगों की जान चली गई। हमले की जिम्मेदारी ISIS-K ने ली थी। हालांकि रूस ने इसमें यूक्रेन की मिलीभगत होने के आरोप लगाए थे। इस बार अभी तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ये सामने आया है कि दागिस्तान रूस का एक बड़ी मुस्लिम आबादी वाला प्रांत है जो चेचन्या के पड़ोस में है। क्षेत्र में 14, 25, 26 जून को 3 दिनों के लिए शोक रखा गया है। यह हमला पुतिन के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। चुनौती इस बात की है कि क्या ये यूक्रेन के साथ जंग के चलते हमला है या फिर इसमें किसी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन का हाथ है। यह हमला ऐसे वक्त हुआ जब रूस 850 दिन के बाद भी यूक्रेन की जंग से निकल नहीं पाया। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। दागिस्तान उत्तर कॉकसस का मुस्लिम रशियन गणतंत्र है। पहले ये चेचन्या में आता था, बाद में इसे अलग रिपब्लिक बना दिया गया। सुन्नी मुस्लिमों की आबादी वाला दागिस्तान काफी समय से रूस की नाक में दम किए हुए है। कई देश अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में रूस के इस इलाके में जाने से बचने की बात करते हैं। लगभग 30 लाख की आबादी वाले दागिस्तान की एक समस्या ये है कि वहाँ बहुत से धर्मों को मानने वाले लोग हैं। वैसे तो ये सुन्नी मुस्लिम बहुल रिपब्लिक है, लेकिन इनके अलावा यहाँ 40 अलग अलग नस्लें और धार्मिक पहचान वाले लोग बसते हैं। ये रूस का अकेला हिस्सा है जहाँ 30 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि धार्मिक टकराव के हालात यहाँ लगातार बने रहते हैं। दागिस्तान मुस्लिम बहुल इलाका है। मॉस्को से ये 1600 किलोमीटर दूर है और यहाँ ईसाई और यहूदी भी रहते हैं। यहूदियों के लिए ये पवित्र जगह है। यहाँ फिलिस्तीन के समर्थन में भी उग्र प्रदर्शन हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में, ताकि आप जानें कि आपने क्या उत्तर दिया और क्या रिजल्ट आया है। आतंकी हमले के पीछे हो सकती है यूक्रेनी साजिश, क्या यूक्रेन ने दिमाग लगाया है? 88% 88% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं। जनता जनार्दन ज्यादा जानती है, बेहतर जानती है, आपकी मत का सम्मान करते हैं। 12% लोग लेकिन ऐसे भी हैं जो कहते हैं नहीं, इसके पीछे यूक्रेनी साजिश नहीं है, ये वही जिहादी चरमपंथ है, आतंकवाद है। जनमत में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिग बॉस की। जी हां, आप में से कई लोग इसको देखते होंगे। बिग बॉस OTT सीजन यानी बिग बॉस OTT सीजन 3 नंबर 3 की शुरुआत हो चुकी है। घर के अंदर कई प्रतियोगियों ने एंट्री की है। इन प्रतियोगियों के साथ यूट्यूबर अरमान मलिक ने भी अपनी दोनों पत्नियों के साथ घर में एंट्री की है, ये खबर है। इसी के साथ बिग बॉस OTT सीजन 3 के घर में एंट्री करने के बाद अरमान मलिक और उनकी पत्नियों को एक बार फिर ट्रोल किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि अरमान मलिक नई पीढ़ी को क्या सिखाना चाहते हैं। क्या वो 2, 3, 4 शादियां कर सकते हैं? ये सिखाएंगे। सब लोग एक साथ खुशी खुशी रह सकते हैं, ये सिखाएंगे। पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी रखना बिल्कुल गलत है, ये हम मानते हैं और पूरा सनातन समाज और भारतीय समाज मानता है। और विश्व में भी कहां कहां 2 शादियां बची हैं, ये तो एकदम पिछड़ेपन की तरीके से है। आखिर क्या है पूरा मामला? देखिए हमारी खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। बिग बॉस OTT सीजन 3 की शुरुआत हो चुकी है। घर के अंदर कई प्रतियोगी ने एंट्री की है। इन प्रतियोगी के साथ यूट्यूबर अरमान मलिक ने भी अपनी दोनों पत्नियों के साथ घर में एंट्री की है। जी हां, 2 पत्नियां। बता दें कि यूट्यूबर अरमान और उनकी पत्नियां सोशल मीडिया पर काफी फेमस है। तीनों की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। अरमान मलिक 2 पत्नियां रखने के लिए काफी चर्चा में रहते हैं। कई बार 2 पत्नियों को लेकर अरमान को ट्रोल भी किया जाता है। और इसी के साथ बिग बॉस OTT सीजन 3 के घर में एंट्री करने के बाद अरमान मलिक और उनकी पत्नियों को एक बार फिर ट्रोल किया जा रहा है। ये 2 बीवियां जो है ना, ये कॉन्सेप्ट के लिए रखी हुई हैं, व्यूज के लिए रखी हुई हैं। और इनके घर में झगड़े होते हैं, ये सिर्फ ड्रामा करते हैं कि भाई हम तो एक साथ रहते हैं।
उसके बाद मुझे मतलब बोला जाता है अयाश आदमी है, अयाशी के चक्कर में दूसरी शादी कर ली, गोलू को पागल बना रखा है, गोलू के ऊपर कोई जादू टोना टोटका करवा रखा है इसलिए वो उनके घर रहती है। तो वही है कि अगर बिग बॉस के घर में हम जाते हैं और वहाँ पे सब चीज़ें रियल है सर, और वहाँ पे टास्क होने वाले हैं, उन लोगों के साथ हम बात करने वाले हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं, तो वहाँ पे हमारा एक बॉन्ड दिखने वाला है कि भाई ये झूठे लोग नहीं हैं। दरअसल करोड़ों की संख्या में लोग बिग बॉस को देखते हैं और लोगों का कहना है कि अरमान मलिक का यूं अपनी दोनों पत्नियों के साथ बिग बॉस के घर में आना समाज पर बुरा असर डाल रहा है, क्योंकि इस शो को बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब देखते हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि अरमान मलिक नई पीढ़ी को क्या सिखाना चाहते हैं। वो 2, 3, 4 शादियां कर सकते हैं, सब लोग एक साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। जाकर उनसे पूछिए जो हर दिन ऐसी घटनाओं से पीड़ित है, दुख में अपना जीवन जी रहे हैं। सबसे पहले मैं मिली थी इन्हें 2011 में। मेरी एक फ्रेंड थी, वो इनकी भी फ्रेंड थी, उसके थ्रू मैं इन्हें मिली और हमारा जो अफेयर था ओनली 6 डेज का अफेयर था, 6 दिन का प्यार था और 7वें दिन मैं अपना घर छोड़ के इनके साथ चली गई और मैंने शादी कर ली। वो रिलेशनशिप हमारा तकरीबन 8 साल चला। उसके दौरान मेरे को एक बेटा है चिक्कू, जो मेरा पहला बेटा है। फिर 8 साल बाद जो है कृतिका इनको मिली, वो भी मेरे बेटे के बर्थडे पे। कृतिका ऑलरेडी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो इनको बाद में जानती थी, पहले मुझे जानती थी। और बस वही बेटे के बर्थडे पे कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह खींची गई, तो कृतिका ने मुझे बोला कि फोटोज चाहिए, तो मैंने बोला तेरी जीजू के पास है, एक काम करती हूँ तेरी जीजू का नंबर देती हूँ, तो उनसे ले ले। बस वहीं इन लोगों की बातचीत शुरू हुई। बातचीत करी तो उसके कुछ टाइम बाद ना हमारा प्लान बना कि हम लोग ना सब बाहर घूमने चलते हैं देहरादून। तो और भी लोग जा रहे थे, तो मैंने बोला ठीक है मैं भी चलती हूँ। तो मैं इनके घर पर आ गई। अचानक से जिनके साथ हमें देहरादून जाना था उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो ट्रिप कैंसिल हो गई। अब मैं घर से निकल चुकी थी बोल के कि मैं देहरादून जा रही हूँ 7 दिन के लिए। तो पायल ने बोला कोई बात नहीं, 7 दिन के लिए तू मेरे घर पे रह ले। मैंने बोला ठीक है। तो वो 7 दिन के अंदर हमें प्यार हो गया और हम लोगों ने 7 दिन के अंदर आपका प्यार हो गया। 7 दिन के अंदर हम दोनों को प्यार हो गया और हम दोनों ने फिर शादी कर ली। इसके अलावा लोगों ने कहा कि यह सोचना ही घिनौना है और अगर 2-3 शादियां करना इतना ही जरूरी है तो करो और घर पर रहो। इस गंदी मानसिकता को दुनिया में मत फैलाओ। एक समाज के तौर पर हम सिर्फ विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। सच में लोग पागल हो गए हैं। अरमान मलिक के साथ लोग बिग बॉस पर भी सवाल उठा रहे हैं। लोगों ने कहा कि बिग बॉस आपको क्या हो गया है, क्या इतने बुरे दिन चल रहे हैं, आपको भी बहु विवाह एंटरटेनिंग लगता है। जब आपने ऐसे कंटेस्टेंट्स को पेश किया तो आप क्या सोच रहे होंगे। इसीलिए स्पेशल मैरिज एक्ट और समान नागरिक संहिता अनिवार्य होना चाहिए ताकि कानून सबके लिए एक जैसा हो और समाज ऐसी गंदगी से मुक्त हो सके। पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी रखना बिल्कुल गलत है। आपको बता दें कि अरमान मलिक ने दूसरी शादी किसी और से नहीं बल्कि अपनी पत्नी पायल की बेस्ट फ्रेंड कृतिका के साथ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, बहुत बड़ा तीर मारा इसने अपनी वाइफ की जो दोस्त है उससे शादी करके। चलिए कोई बात नहीं, इसका आपको बताते हैं ये व्यक्ति कौन है। फ्लोर ग्राफिक्स तो हमने आपको दिखाया था, अब ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए कौन है अरमान मलिक। यूट्यूबर है अरमान मलिक, 2 बीवियों वाला यूट्यूबर है अरमान मलिक और ये बच्चा भी है इनका। और सोचिए, सोशल मीडिया पर बड़ा नाम है अरमान मलिक का, ये भी एक अचीवमेंट है इसकी। और 2 पत्नियों को लेकर होता है ट्रोल होता है और इसी का फायदा उठाता है। 2 पत्नियों के साथ कंटेंट बनाता है। अरमान मलिक की 2 पत्नियां हैं, ये आप सब जानते हैं। और पहली पत्नी का नाम यहां पर पायल है, पत्नी का नाम पायल है और 2 पत्नियां इसने करी हैं। दूसरी पत्नी का नाम कृतिका है। अब पहले लोग ये सोचते थे कि वाकई सच है या झूठ है, और दोनों पत्नियों का है हिंदू धर्म। ये देखिए, हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है, हिंदू धर्म के हैं अरमान मलिक। ये भी एक बात यहां पर सामने आ रही है। पर क्या हिंदू हैं क्या हैं, ये भी क्लैरिटी जो है। अरमान मलिक का असली नाम संदीप है, ये बात भी सामने यहां पर आ रही है। तो कंटेंट बनाने के नाम पर 2 बीवियां रखना और उसी के साथ साथ एक संदेश समाज में देना कि 2 बीवियां रखना
कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरीके के कंटेंट को अगर बिग बॉस भी दिखाएगा तो थोड़ा सा ये लेवल खराब करने वाली बात है। समाज पे क्या असर जाता है ये हम सोचते हैं। हमने पोल के माध्यम से जो आपसे प्रश्न पूछा वो आपको बता दें। अरमान मलिक को बिग बॉस में नहीं मिलनी चाहिए एंट्री, तो हाँ बोला है 51% लोगों ने, 51% लोगों ने हाँ बोला है, 49% लोगों ने ना बोला है। लोग भी कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि ये कंटेंट इतना चला है, ये यूट्यूबर इतना चला है कि लोग कंफ्यूज्ड हैं कि इसको बिग बॉस में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन 2% ज्यादा है 49 से जो कहते हैं नहीं मिलनी चाहिए इसको एंट्री। चलिए आगे बढ़ेंगे और जनमत में अब बात करेंगे नीट लीक मामले की, जिसमें लगातार खुलासे होते जा रहे हैं। नीट मामले में ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के लिए री नीट 2024 हो चुका है। नीट काउंसलिंग के लिए 6 जुलाई की डेट भी दे दी गई है, लेकिन संकट के बादल अभी छटे नहीं है, क्योंकि अभी भी नीट यूजी एग्जाम 2024 को क्लीन चिट नहीं मिली है। उल्टा एक के बाद एक जिस तरह के सबूत नीट पेपर लीक में सामने आ रहे हैं, उससे चिंता बढ़ती जा रही है। नीट एग्जाम कैंसिल होने के चांस बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में जो ताजा नीट पेपर लीक प्रूफ मिले हैं, उससे सभी छात्रों के लिए नीट कैंसिल होने की जो आशंका है वो बढ़ गई है। बिहार सरकार की आर्थिक अपराध इकाई यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट EOU ने अपनी जांच के बाद केंद्र सरकार को बताया कि पेपर लीक हुआ है। EOU ने बरामद जली हुई कॉपियां जिसमें आग लगा दी गई कॉपियों से 68 प्रश्नों का मिलान असली नीट क्वेश्चन पेपर से कर लिया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। सवाल और क्वेश्चन पेपर के सीरियल नंबर दोनों हूबहू यानी एक जैसे हैं, मिल रहे हैं, मैच हो रहे हैं। बिहार सरकार का दावा है कि नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। इस दावे के पीछे EOU यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक EOU ने जली हुई कॉपियों से 68 सवाल रिकवर किए हैं जो हूबहू असली प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। इतना ही नहीं, इन प्रश्नों के क्रमांक भी असली पेपर जैसे ही हैं। यह रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी गई है, जिसके बाद मंत्रालय ने मामले की जांच CBI को सौंपने का फैसला किया है। हालांकि जली हुई कॉपियां 5 मई को ही मिल गई थी, जब संदिग्ध उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन सूत्रों ने बताया कि NTA द्वारा शुरू में राज्य सरकार के साथ जानकारी साझा नहीं की गई। एजेंसी ने नीट पेपर शेयर करने की अनिच्छा दिखाई। इस कारण EOU को इनका मिलान करने में देरी हुई। बिहार पुलिस ने जिन गिरफ्तार उम्मीदवारों के घर से जली हुई कॉपियां बरामद की थी, उनमें से एक कागज के टुकड़े पर परीक्षा केंद्र का एक विशिष्ट कोड भी मिला था। EOU की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कोड ओएसएस स्कूल का है, जो झारखंड के हजारीबाग में स्थित एक CBSE स्कूल है। ये NTA द्वारा नामित नीट परीक्षा केंद्र भी था। जब टीम ने स्कूल का दौरा किया और उन सभी लिफाफों और बक्सों को उठाया जिनमें प्रश्न पत्र आए थे, तो देखा गया एक लिफाफा दूसरे छोर से कटा हुआ था। प्रश्न पत्रों को ले जाने वाले सभी टैंपर प्रूफ लिफाफे हमेशा एक निर्दिष्ट हाईलाइट किए गए क्षेत्र से फाड़कर या काटकर खोले जाते हैं। इसके लिए सभी एग्जाम स्टाफ को ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन एक लिफाफा विशेष रूप से गलत छोर पर खोला गया था। मामले में ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक ने यह कहा कि हो सकता है स्कूल में पैकेट पहुंचने से बहुत पहले पेपर लीक हो गया हो। तो लीक हो गया हो या लीक हो गया है, यही तो प्रश्न है कि आखिर हुआ क्या है और बच्चों के साथ ये कैसा घिनौना मजाक किया जा रहा है। NTA को जवाब देना चाहिए। अब जनमत में बात करेंगे योग दिवस यानी 21 जून के मौके पर श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे यानी स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल के भीतर जाकर शीर्षासन करने वाली इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अर्चना मखवाना की, जिसके विरुद्ध अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने शिकायत दर्ज की है। संगठन ने अर्चना पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा उनकी तस्वीरें वायरल होने के बाद उन्हें रेप और जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। इस संबंध में इन्फ्लुएंसर ने खुद अपने सोशल मीडिया पर आकर बताया, साथ ही जानकारी दी कि इन धमकियों के मद्देनजर उन्हें गुजरात की वडोदरा पुलिस ने बिना मांगे सुरक्षा मुहैया कराई है, जिसके लिए वह उनकी आभारी है। अपने पोस्ट में उन्होंने वडोदरा पुलिस के साथ गुजरात सरकार का भी धन्यवाद किया है। साथ ही अपने फॉलोअर्स को बताया कि वो अभी सुरक्षित हैं।
बता दें कि 23 जून को अर्चना मकवाना की वीडियो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। एसजीपीसी श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने कहा था कि इस मामले में पुलिस आयुक्त को शिकायत भेजी गई है। उन्होंने एक बयान में कहा था कि किसी को भी स्वर्ण मंदिर में सिखों के आचरण के खिलाफ काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, मगर कुछ लोग जानबूझकर इस पवित्र स्थान की पवित्रता और ऐतिहासिक महत्व को नजरअंदाज करते हैं और आपत्तिजनक कार्य करते हैं। वहीं मकवाना का कहना था कि उन्होंने इस मंशा के साथ स्वर्ण मंदिर में योग नहीं किया जैसा लोगों ने समझ लिया। उन्होंने सिर्फ पंजाब में योग को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए ऐसा किया था, मगर उनकी बात को गलत ले लिया गया। अपनी एक वीडियो में उन्होंने हाथ जोड़कर माफी तक मांगी थी। बावजूद इसके उनको धमकियां जो है वो आने लगी। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। मुझे किसी सारी धमकियां आ रही है, मारने की धमकियां आ रही है, मुझे गंदी गंदी गालियां आ रही है। जब गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने का स्वागत किया जाता है तो योग का विरोध क्यों हो रहा है? ये सवाल इन दिनों देश की बड़ी आबादी के मन में चल रहा है, लेकिन अब तक इसका जवाब मिला नहीं। ये सवाल खड़ा क्यों हुआ, ये भी जान लीजिए। मामला हरमंदिर साहब गुरुद्वारे का है। हुआ ये कि स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाने वाला श्री हरमंदिर दरबार साहिब के परिसर में योग करने वाली एक महिला के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने शिकायत दर्ज कराई है। अर्चना मकवाना नाम की ये महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और योग की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। उन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की थी, जिसके बाद एसजीपीसी ने एक कदम उठाया। यही नहीं, योग करने की अनुमति देने वाले 3 सेवादारों के खिलाफ भी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक्शन लिया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 3 सेवादारों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। इस मामले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में गुरु माटी के खिलाफ काम करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर घृणित कामों द्वारा इस पवित्र स्थान की पवित्रता और ऐतिहासिक महत्ता को चोट पहुंचा रहे हैं। धामी ने कहा कि अर्चना मकवाना नाम की महिला के कृत्य से सिखों की भावनाएं आहत हुई है, इसलिए उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि महिला ने पहले ही अपने कृत्य के लिए माफी मांग ली है और लोगों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके लिए बाद में माफी मांगनी पड़े। बताया गया कि मकवाना की योग करते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई थीं, जिसकी पुष्टि के लिए सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। फुटेज का विश्लेषण करने पर पता चला कि महिला ने योग की मुद्रा में केवल 5 सेकंड के लिए ही पोज दिया था। इस मामले में 3 सेवादारों गगनपाल सिंह, हरजिंदर सिंह और पलविंदर सिंह के खिलाफ कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में कार्रवाई शुरू की गई। इनमें से 2 सेवादारों को पहले ही निलंबित कर दिया गया है और एक को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और उसे गुरुद्वारा गढ़ी साहिब गुरदास नंगल में ट्रांसफर कर दिया गया। बताया गया कि महिला के व्यवहार से सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसके चलते लड़की के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं अर्चना मकवाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से ये तस्वीरें और वीडियो पहले ही हटा दिए हैं। सवाल ये है कि गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने से भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचती, तो योग दिवस पर 5 सेकंड के योग करने भर से भावनाएं क्यों और कैसे आहत होती हैं? इसी सवाल पर आधारित है आज का बिंदास बोल। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मुझे किसी सारी धमकियां आ रही है, मारने की धमकियां आ रही है, मुझे गंदी गंदी गालियां आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आए दिन राजनेताओं की ओर से विवादास्पद टिप्पणियां, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। देश की जनता जिनको चुनती है वो किसी रोल मॉडल से कम नहीं होते हैं, लेकिन अगर मौजूदा तस्वीरों की बात करें तो हालात बिल्कुल विपरीत नजर आ रहे हैं। पूरा मामला डीएमके नेता के
इनियावन से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। रविवार 23 जून को राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू ने उन आरोपों का संज्ञान लिया जिनमें कहा गया है कि डीएमके नेता के इनियावन ने हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। एनसीडब्ल्यू ने कहा कि उसने तमिलनाडु के डीजीपी को पत्र लिखकर उनसे डीएमके नेता की टिप्पणी के संबंध में 3 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने घटना की निंदा की और इस मामले में कानून के तहत सख्त कार्रवाई की बात कही है। एनसीडब्ल्यू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए के इनियावन के खिलाफ शिकायत के आरोपों पर गौर किया है। हम इस घटना की निंदा करते हैं और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। तमिलनाडु बीजेपी ने उनकी टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। डीएमके नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि डीएमके नेता पर क्या कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए अब उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, जो इस वक्त परेशानी में है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में रविवार सुबह बादल फटा। कई इलाकों में भूस्खलन यानी आप देखिए लैंडस्लाइड और बाढ़ यानी फ्लड जैसे हालात पैदा हो गए हैं। स्थानीय आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ हफ्तों से मूसलाधार लगातार बारिश हो रही है। सुबह लगभग 10:30 बजे बादल फटने की घटना के बाद ईटानगर के कई हिस्सों में और उसके आसपास के इलाकों से भूस्खलन की खबरें आई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 415 के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहां कई वाहन फंसे हुए हैं। प्रशासन ने 7 स्थानों पर राहत शिविर लगाए हैं और लोगों को नदियों के किनारे और भूस्खलन के खतरे वाले क्षेत्रों में ना जाने की सलाह भी दी है। तो ये हाल है ईटानगर का। ये हमारा भी आह्वान है कि उत्तर पूर्वी राज्य की लगातार खबर जो है हम चलाते हैं और आप भी नजर बनाए रखिए। ईटानगर में इस वक्त बादल फटा है और कई क्षेत्रों में भूस्खलन हुआ है बाढ़ के चलते, और असम में 1.17 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण विषय की बात करेंगे जो कि त्रासदी से जुड़ी हुई है, शराब त्रासदी से। जी हां, तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में शराब त्रासदी को लेकर अभिनेता और मक्कल निधि मय्यम के नेता कमल हासन ने रविवार को जहरीली शराब के पीड़ितों से मुलाकात की। पीड़ितों से मिलने के बाद कमल हासन ने कहा कि शराब पीने में पीड़ितों ने लापरवाही बरती। पीड़ितों को यह समझना चाहिए कि वे अपनी सीमा पार कर लापरवाह हो गए हैं। उन्होंने कहा कि खुद को संयमित रखना समय की मांग है। कमल हासन ने कहा कि पीड़ितों को सावधान रहना होगा और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। कमल हासन ने प्रदेश सरकार से मनोरोग केंद्र बनाने का अनुरोध किया है ताकि पीड़ितों को इस त्रासदी से बाहर निकालने में परामर्श दिया जा सके। आगे उन्होंने कहा कि शराब का सेवन कभी कभार होना चाहिए। पीड़ितों को यह समझना चाहिए कि हर चीज की अधिकता खराब होती है, चाहे वे चीनी हो या शराब। उन्होंने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाना और कार्यालय जाना सही नहीं है। बता दें कि तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने की वजह से अब तक 57 लोगों की मौत हो गई है। 200 से अधिक लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। उधर मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य की डीएमके सरकार पर सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने राज्य में अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए किए गए उपायों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। और एक तरफ ये देखिए, कमल हसन कह रहे हैं कि गलती उन्हीं की है, उनको सोचना चाहिए और पीने से पहले उनको ये विचार करना चाहिए। गलती उन्होंने पीड़ितों की निकाल दी, जहां पर 57 लोग मर गए हैं। क्या वो लोग शराब बना रहे थे? ये कमल हासन को हमारा जो सवाल है। और हमने जो पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें, कमल हसन को माफी मांगनी चाहिए। 93% लोग कहते हैं हां, कमल हसन को माफी मांगनी चाहिए। 7% लोग कहते हैं नहीं, कमल हसन को माफी नहीं मांगनी चाहिए। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कमल हसन को अपने इस स्टेटमेंट के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो कमल हासन को माफी मांगनी चाहिए, पर आपका उत्तर 93%।
हाँ में आया है और 7% लोग कहते हैं नहीं, लेकिन बहुमत ये मानता है। इसलिए कह रहा हूं लगातार वोट करिए और आपके वोट को हम आपके फेवरेट कार्यक्रम जनमत में दिखाएंगे। मेरे यानी शिवम दत्त मेहता के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली सरकार ने राज्य के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। 19 जून को राजधानी रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने आबकारी नीति में किए गए बदलावों के तहत विदेशी शराब से जुड़ी लाइसेंसिंग व्यवस्था को खत्म कर दिया है। ध्यान से सुनिएगा, जो पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शराब की बिक्री से जुड़े बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार यानी करप्शन के आरोपों के बाद सवालों के घेरे में थी। सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा गया, यानी प्रेस रिलीज में यह कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने विदेशी मदिरा के थोक विक्रय और भंडारण के लिए वर्तमान में प्रचलित FL10AB लाइसेंस की व्यवस्था को समाप्त करते हुए विनिर्माण इकाइयों से सीधे विदेशी शराब की थोक खरीद की मंजूरी दे दी, यानी खुद शराब खरीदेंगे, बिचौलिया खत्म और लाइसेंसिंग खत्म। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली प्रणाली में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं थीं, जिससे राज्य को भारी वित्तीय नुकसान हुआ और उन्होंने स्वच्छ और पारदर्शी कारोबारी माहौल पर जोर जो है वो दिया है। तो ये तो थी खबर और अगली खबर का भी रुख करेंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि ये एक जो बदलाव है ये बेहद महत्वपूर्ण है और इसी पर हमारी जो स्पेशल रिपोर्ट है वो भी हम आपको बताएंगे क्या है असली पूरा मामला। छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ के शराब घोटाला मामले को लेकर प्रदेश में राजनीति शुरू से होती रही है और इस घोटाले में अब तक कई अधिकारी और व्यापारी जेल के अंदर है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में हाल ही में सीएम विष्णुदेव साय सरकार ने शराब नीति को लेकर एक बड़ा और अलग फैसला लिया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में चुनाव परिणामों के बाद कैबिनेट बैठक हुई और बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में शराब नीति को लेकर भी एक अहम फैसला लिया गया। इसके तहत आबकारी विभाग में प्रभावी FL10A और FL10B लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही सरकार अब सीधे शराब के निर्माता कंपनी से शराब खरीदेगी, जिसकी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन को दी गई है। आबकारी विभाग में लंबे समय तक आयुक्त और सचिव रहे पूर्व गणेश शंकर मिश्रा ने इस प्रस्ताव को सराहनीय बताया और बता दें कि छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में कांग्रेस की जमकर किरकिरी हुई थी। इस मामले में छत्तीसगढ़ में कई ब्यूरोक्रेट्स गिरफ्त में हैं। ईडी ने घोटाले के आरोपियों की 205 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की और ऐसे में साफ है कि ऐसे रैकेट को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बड़े स्टेप को यानी कि बड़े कदम को उठाया है। हालांकि इस मामले को लेकर प्रदेश में सियासत गर्म है, लेकिन ये भी सच है कि आबकारी नीति के मामलों को लेकर के शुरू से राज्य में राजनीतिक मुद्दे गर्म होते रहे हैं। वहीं पिछले दिनों विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में सत्तासीन कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस तरह से शराब घोटाले की कथित बात सामने आ रही थी, उसका नुकसान भी कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा है। शायद इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने नीतियों में बड़ा परिवर्तन किया है। अपने सहयोगी गोविंदा के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। विदेशी मदिरा के थोक विक्रय और भंडारण हेतु अभी तक प्रचलित FL10A और B अनुज्ञप्ति की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधे विनिर्माता इकाइयों से विदेशी मदिरा का थोक क्रय किए जाने का अनुमोदन किया गया। विदेशी मदिरा का क्रय इससे पहले लाइसेंसियों के माध्यम से किया जाता था। सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त करने के साथ ही विदेशी मदिरा क्रय करने की जिम्मेदारी अब छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन को दी गई है, जिससे मदिरा पीने वालों को उनके पसंद के ब्रांड उपलब्ध आसानी से हो पाएंगे। अभी जो नई शराब नीति आई है उसमें जो लाइसेंस होल्डर हैं, निजी लाइसेंस होल्डर हैं, उनकी भूमिका को समाप्त कर दी गई है और FL10 फॉरेन लिकर का 10 का जो लाइसेंस है वो छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन CSBC को दिया गया है। उसको ही तो सरकार की एजेंसी के द्वारा
बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, इंटरनेशनल कंपनियां हैं, उनको सूचित करके और टेंडर करके उनसे रेट आमंत्रित किए जाएंगे। रेट आमंत्रित करने के साथ साथ रेट की सीलिंग भी होती है। हम लोग भी मैं स्वयं एक्साइज कमिश्नर भी था, सेक्रेटरी भी था और छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन का मैं एमडी भी रह चुका हूं। तो उसमें रेट की सीलिंग भी होती है कि उस से ज़्यादा प्लस माइनस वो रेट कोट नहीं कर सकते और उसके आधार पर जो कंपनियां होंगी शराब उत्पादन की, फॉरेन लीकर की, उनको जो है उनका रेट अप्रूव। चलिए, ये तो छत्तीसगढ़ की खबर आपने सुनी और शराब से जुड़ी हुई क्या बड़े फैसलों की चर्चा आपने यहां पर सुनी। आगे बढ़ते हैं। अधिवक्ता विनीत जिंदल को आईएसआई और गोल्डी बरार गैंग से जान से मारने की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस ने इस विषय में शिकायत दर्ज की है। अधिवक्ता को पाकिस्तानी नंबर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वॉइस मैसेज के माध्यम से लिखकर मिली धमकी, जिसमें आपको बता दें कि खालिस्तान व इस्लामिक जिहाद के खिलाफ लड़ने के चलते यह धमकी मिल रही है। इस मामले पर खुद विनीत जिंदल ने क्या कुछ कहा, आपको वो बात सुनाते हैं। मुझे पिछले लगभग एक हफ्ते से लगातार गोल्डी बरार, जो कि हमारे भारत सरकार द्वारा एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसके गैंग से धमकियां मिल रही हैं। मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही हैं। कल पाकिस्तान की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आईएसआई से भी मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। ये कहा गया है कि मुझे व मेरे परिवार को बम से उड़ा दिया जाएगा। मैं लगातार देश विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, हिंदुत्व को लेकर काम करता हूँ, खालिस्तानियों के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, इस्लामिक जिहाद के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ और लगातार ऐसे लोग जो कि इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे देश के खिलाफ काम करती हैं, मुझसे बैर रखती हैं और लगातार मुझे जान से मारने की धमकी दे रही हैं। मैं आशा करता हूं दिल्ली पुलिस को मैंने शिकायत दायर कर दी है और जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस एक्शन इनिशिएट करेगी और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है एफआईआर लॉन्च करके मुझे और मेरे परिवार की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित करेगी। धन्यवाद। चलिए, ये तो था खबरों का सिलसिला। अब खबरों के बाद ये भाग हमारा जनमत का सुविचार का भाग है, जहां पर कोई ना कोई ऐसा संदेश हम आपको देने का प्रयास करते हैं, जहां से हम आशा करते हैं आप कुछ सीखेंगे और आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा। आज का विषय देखिए, कभी कभी हमें जीवन में अकेले लड़ने की आवश्यकता होती है। आपको एक फिर से कहानी सुनाऊंगा, महत्वपूर्ण कहानी, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपनी अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाता है। सुनिए, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत सपने देखता था और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का निरंतर जुनून रखता था, परंतु उसके पास ना कोई साथी था, ना कोई गाइड करने वाला। उसके परिवार में भी उसके सपनों को समझने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसे लगता था कि वह अकेलेपन की जंजीरों में बंधा है और उसके सपने अधूरे रहेंगे। फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपनी आत्मविश्वास की आवाज को बुलंद किया। उसकी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गांव के बाहर एक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी का पता चला। वह आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उसे पहले कभी ऐसी जगह नजर नहीं आई थी। धीरे धीरे उसने उस पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए रहते हैं और वहां की शांतिपूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने निर्णय लिया कि वह पुस्तकालय में ज्यादा समय बिताएगा। धीरे धीरे वह पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। दिनों बीतने के साथ साथ उसका ज्ञान बढ़ता गया और वह अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ते बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे, जिसमें से उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वह लड़का जिसने कभी अकेलेपन को एक रुकावट समझी थी, अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया है। लोग उसे मान्यता देने लगे और वह लड़का अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए।
हमारी संयमितता, समर्पण और मेहनत हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ा सकती है। अगर आप भी अकेले हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई आपको केवल मित्रों की तलाश है तभी आप खुश रहेंगे, ऐसा नहीं है। क्या पता आपको कोई लक्ष्य हासिल करना है, उसके लिए यह अवसर आपको मिला है। इसी के साथ आज के जनमत में इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए और मेरी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।